विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में नारी की महत्ता से कौन परिचित नहीं है। यह पौराणिक प्रतिपादन समग्र समाज में महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की भागीदारी की मान्यता, भावना एवं सिद्धांत की पुष्टि करता है। श्रेष्ठ कार्य के समय महिला को पुरुष के दाहिनी ओर बैठाने की परंपरा के पीछे भी महिलाओं को श्रेष्ठ कार्यों में प्राथमिकता देने का विचार निहित है। समग्र विकास में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी की आवश्यकता पर ये तथ्य बल देते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हुए नर एवं नारी की समाज में महत्वपूर्ण भागीदारी है। इसी संकल्पना पर विचार करते हुए ग्रामीण विकास में भी महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। भारत को गांवों का देश माना जाता है, अतः भारत के विकास हेतु आवश्यक है कि गांवों का भी विकास हो। ग्रामीण विकास की परिधि में ग्रामों में शिक्षा, संस्कृति, कला कौशल, चिकित्सा, सामुदायिक विकास, कृषि, सामाजिक सुधार, पशुपालन, उद्योग धंधे, रोजगार का विस्तार, पेयजल, विद्युत की सुविधा, संचार व्यवस्था का विस्तार आदि चीजें आती है। महिला जनप्रतिनिधि का अर्थ है समस्त वर्गों एवं स्तरों से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई या नामांकित महिला, जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा आदि में पंच, सरपंच, पार्षद या जिला पंचायत प्रतिनिधि, संसद आदि की हैसियत से कार्य करने हेतु अधिकृत है। महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ही ग्रामीण विकास की बात करने के पीछे यह तर्क है कि भारत में महिलाओं की संख्या भी काफी है, अतः इतनी बड़ी जनशक्ति के लिए उन्हें जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। महिलाओं के जनप्रतिनिधि बनने से उनकी झिझक और घबराहट दूर होगी तथा उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होगा, साथ ही आत्मबल में वृद्धि होगी। महिलाओं के जनप्रतिनिधि बनने से राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण सरल होगा एवं टकराव तथा तुष्टि की भावना विकसित नहीं होगी। इससे विकास के कार्यों में बाधा नहीं आएगी एवं ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा। यह सत्य है कि अभी भी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, अतः उनकी उन्नति हेतु उन्हें आगे लाकर उन पर जिम्मेदारी डालना आवश्यक है। इस पहलू से विकास के तर्क पर प्रकाश डाले तो हम पाते हैं कि महिलाएं स्वयं कई दृष्टियों से पिछड़ी एवं लज्जाशील होती है, अतः विकास संबंधी जागरूकता को लेकर लोग उन्हें संशय की दृष्टि से देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए विकास के कार्यों की योजना बनाना, कार्यस्थल का दौरा करना, भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निपटना तथा तकनीकी जानकारी रखना आदि महिलाओं हेतु उचित एवं योग्य कार्य नहीं माने जाते। राजनीति एवं विकास संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी लेने से उनकी स्वयं की जिम्मेदारियां जैसे बच्चे का पालन एवं पारिवारिक दायित्व संभालने आदि में बाधा आएगी। देश में महिलाओं की बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अगर उनकी भागीदारी देश के विकास में न ही हो तो इस जनसंख्या को उचित अवसर नहीं प्राप्त होगा। इस विशाल जनशक्ति की भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी गई है। महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में मौलिक विकास के नए नए आयाम खुल रहे हैं। उदाहरण के रूप में पेयजल स्रोत का विकास, पनघट के मार्गों का विकास, महिला शिक्षा, मनोरंजन आदि कार्यों में विशेष रुचि लेते हुए इन क्षेत्रों का संपूर्ण विकास होगा। इन विकास कार्यों की आज ग्रामीण क्षेत्रों में नितांत आवश्यकता है। महिलाओं को चुने जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक वातावरण की भी उन्नति होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के मनोबल में वृद्धि, महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिला प्रतिष्ठा आदि में भी वृद्धि होगी। महिलाओं को चुने जाने से महिलाओं में व्याप्त पर्दा प्रथा, झिझक एवं घबराहट दूर होती है तथा सही निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है। महिलाएं प्राय भ्रष्टाचार से दूर रहती है, फलतः विकास कार्यों का पूरा पैसा विकास कार्यों में लगने से विकास में वृद्धि होती है। हालांकि महिला जनप्रतिनिधि की यह कहकर भी आलोचना की जाती है कि महिला के कारण पंच एवं सरपंच महिलाएं
अपने घर के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हो जाती है एवं गांव सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। लेकिन वह भी सत्य है कि ग्रामीण विकास में महिला जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सारी आलोचनाओं के बावजूद महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महिला के प्रतिनिधित्व से विकास के कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है। वस्तुतः महिला जनप्रतिनिधि सभी अधिकार और सभी विकास कार्यक्रम लागू कर सकती है जब वह इन तत्वों से भली भांति परिचित होती है। किसी भी त्रुटि, कमी या आलोचना की परवाह किए बिना ही विकास की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। 70वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कामकाज संभालने की तैयारी में है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकारी की वरीयताओं में असंगठित क्षेत्र के मुद्दों को जगह मिलती है या नहीं। वैसे देश के विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान असंगठित क्षेत्र का ही है और यह भी उतना ही सच है कि इस क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्य में हिस्सा 80% है। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं। गांवों में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रम को व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति और पीड़ित श्रेणी जैसे भागों में बांटा है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है बल्कि कई बार तो यह जीवन में न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अलावा अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता जो कि कर्मचारियों को दिया जाना बाध्यकारी है। इसलिए न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम बेचने को विवश हो जाते हैं। वैसे भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोजगार स्थिरता न होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है। इनके पास विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं, इसलिए इनकी कार्य की दशा भी सुरक्षित नहीं होती और इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत अधिक होते हैं। कई व्यवसायों में स्वास्थ्य मानकों के न होने के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज्यादा व्यस्त और कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सके। सरकार हर महीने कामगार के पेंशन के खाते में इतनी ही राशि जमा करेगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ पहुंचाने की राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि जब तक ऐसे कामगारों को चिन्हित न कर लिया जाए तब तक इनका लाभ यह वर्ग नहीं उठा सकता और यह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार ने विधायी उपायों और कल्याण योजनाओं की द्विपक्षीय नीति अपनाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करने की अत्यधिक आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर विरोधी पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में न रहे तब हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं।
चूंकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। स्टॉप।